Hello everyone. Today's lecture of organizational behavior is about nature of organizational behavior. And we will start with the definition of organizational behavior. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people as individual and group behave within organization. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंसेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक पर्सन या फिर बहुत सारे लोगों के ग्रुप के बारे में नॉलेज से है कि वो लोग किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं या किस तरीके का बिहेवियर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में शो करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की बिहेवियर की स्टडी और उसकी एप्लीकेशन को ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहा जाता है। तो यहाँ एल्डिंग एंड ब्रीफ की डेफिनेशन दी गई है जो कि इस तरीके से है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ ब्रांच ऑफ द सोशल साइंसेस that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding and controlling behavior in work organization. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है जिसमें इस तरीके की थ्योरीज बनाई जाती हैं जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए और उन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इन थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है। वहीं दूसरी एक डेफिनेशन है जो कैलहन एटोल ने दी है। Organizational behavior is a subset of management activities concerned with understanding, predicting and influencing individual behavior in organizational setting. कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज का एक सबसेट है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में काम करने वाले इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर को समझा जाता है, उनके बिहेवियर की प्रेडिक्शन की जाती है, यानी अनुमान लगाया जाता है उनके बिहेवियर के बारे में और उनके बिहेवियर को उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो इस मैनेजमेंट एक्टिविटी को ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। नाउ वी कम टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्रकृति क्या होती है या प्रकृति को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर को डिफाइन करने के लिए हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर को शो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, ना कि एक डिसिप्लिन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के समूह के बिहेवियर का एनालिसिस होता है, यानी ये अपने आप में ही एक फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी अध्ययन का एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है स्टडी का। एंड सेकंड है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, यानी कि इसमें एक साथ बहुत सारी कई तरह की अलग अलग डिसिप्लिन इंक्लूडेड होते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। एंड थर्ड है कि ये एक अप्लाइड साइंस है। The basic objective of organizational behavior to make application of various researches to solve the organizational problem particularly related to human behavior aspect. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझा जाए और उनको दूर किया जाए और उनको दूर करके उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल या एम जो है उसको अचीव किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मेनली जो भी थ्योरीज बनाई गई हैं
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर या बिहेवियर से रिलेटेड या पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन सब थ्योरीज को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को कंबाइनली अचीव करने के लिए। Organizational behavior is normative and value centered. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक नॉर्मेटिव साइंस माना गया है। नॉर्मेटिव science, unlike the positive science which suggest only cause-effect relationship, prescribe how the various finding of the researches can be applied to get organizational result which are acceptable to the society. तो नॉर्मेटिव साइंस जो है वो ट्रेडिशनल पॉजिटिव साइंस से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि नॉर्मल पॉजिटिव साइंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ओनली कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। वहीं नॉर्मेटिव साइंस में रिसर्चर की जो भी फाइंडिंग होती हैं उनको इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सोसाइटी में किस तरीके से अप्लाई किया जाए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, कि वहां पर काम करने वाले लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये नॉर्मेटिव साइंस होती है और इसी के बेस पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टिका हुआ होता है। वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वैल्यू सेंटर्ड भी होता है, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यूज होती हैं जो कि वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को माननी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उनको इजीली फॉलो करें। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करता है। यानी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से यहाँ मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की नीड के बारे में जाना जाता है। उनकी नीड क्या है, उनको मोटिवेशन किस तरीके का चाहिए, उनका मोटिवेशन अगर कम है तो उनके मोटिवेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की थिंकिंग क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से। तो उन सब चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाता है ताकि उनकी नीड को फुलफिल करके, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करके उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया जा सके ताकि वो इंडस्ट्री के गोल को इजीली अचीव करने में हेल्प कर सके। वहीं ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों में पॉजिटिविटी बनाकर रखी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनके साथ डील किया जाता है या फिर पॉजिटिविटी उनके अंदर कंटिन्यू बना के रखने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है ओरिएंटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर ऐसा होता है कि इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सके, एक साथ मिलकर काम करें और उस एम को जो फिक्स टाइम है, जिस टाइम पर एम को अचीव किया जाना था उस टाइम पर वो इजीली अचीव कर सके। वही नेक्स्ट है टोटल सिस्टम अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक टोटल सिस्टम अप्रोच है wherein the living system of an organization is viewed as an enlargement of a man। यानी यहाँ पर टोटल सिस्टम अप्रोच से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग पर्सन के रूप में ही देखा जाता है, उसी का एक बड़ा रूप माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। और वहां काम करने वाले लोगों वहां काम करने वाले लोगों को ये समझाया जाता है कि आपके बिहेवियर का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के ऊपर भी पड़ेगा। आप लोग अगर अच्छे से बिहेव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक से फंक्शन करेगा। आप लोग अगर पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयज को ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है, उनके बिहेवियर का मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से हो सके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किस तरह की फीचर्स हम देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को मैनेज करना मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट में जो भी लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर किस तरीके की अप्रोच के थ्रू वो बेटर काम कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को मैनेज करके रखना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का काम होता है। दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस। तो ये एक सोशल साइंसेस की ब्रांच है, क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लोगों से जुड़ी हुई ब्रांच है। इसमें लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल से लेकर बहुत सारे बड़े ग्रुप के भी बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और उनके बिहेवियर को मैनेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से जुड़ी हुई, लोगों से जुड़ी हुई ब्रांच है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड मानी गई है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइंस और आर्ट दोनों का मिक्सचर है। तो इसको साइंस भी माना जाता है। साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो भी बिहेवियर की स्टडी की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज की जाती हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में की जाती हैं। उनमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से इसको एक साइंस माना गया है। और आर्ट इसको इसलिए माना गया है क्योंकि लोगों के ऊपर स्टडी की जाती है, ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की जाती है, उनकी स्किल्स को मेजर किया जाता है, उनकी एबिलिटीज को मेजर किया जाता है। तो इसीलिए इसको साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन माना गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको इसलिए माना गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक लक्ष्य निर्धारित डिसिप्लिन होता है, यानी गोल डायरेक्टेड डिसिप्लिन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एम या गोल जरूर होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो मेजर गोल होता है, मेजर लक्ष्य होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, यानी समझना, उसको प्रिडिक्ट करना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करके जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए होती हैं बिहेवियर में, एम्प्लॉइज के बिहेवियर में, वो मॉडिफिकेशन करके उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करना। नेक्स्ट है एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 3 लेवल के एनालिसिस शामिल होते हैं, यानी कि बिहेवियर के ही 3 लेवल के एनालिसिस शामिल होते हैं। पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर, सेकंड है ग्रुप बिहेवियर और थर्ड है बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर को भी मेजर किया जा सकता है, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट और मैनेज किया जा सकता है। किसी बड़े ग्रुप के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है और इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के खुद के बिहेवियर को भी स्टडी या एनालाइज किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग फॉर्म में ही माना जाता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर पाती है या उसकी फंक्शनिंग ठीक से हो पाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन टेक्निक। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ह्यूमन टूल के रूप में काम करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूज किया जाता है। ह्यूमन टूल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ह्यूमंस के बिहेवियर को उनके बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का काम किया जाता है, का यूज किया जाता है। यानी कि उनकी थिंकिंग को समझने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, उनके मोटिवेशन लेवल को समझने के लिए, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटी को समझने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूज किया जाता है। इसीलिए इसको ह्यूमन टूल या ह्यूमन टेक्निक कहा जाता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की नीड को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो भी लोग काम करते हैं, यानी मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उनके एम्प्लॉइज की नीड क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर उनकी नीड या रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तभी वो अपना 100% काम कर अच्छे से कर पाएंगे, या उन मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की एम और गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे। तो इस तरीके से सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजंस टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ने का कारण क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो इसके कारण यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे मेन तो इसका यही कारण है कि ह्यूमन बिहेवियर या मानव व्यवहार को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, क्योंकि ये एक यूजफुल टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी उनके बिहेवियर का अनुमान लगाने के लिए, और अगर उनके बिहेवियर में चेंज की या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई या मैनेज करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को कई लेवल पर स्टडी किया जा सकता है। वो लेवल कौन से हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड है इंटरपर्सनल लेवल, थर्ड है ग्रुप लेवल एंड फोर्थ है इंटर ग्रुप लेवल। तो इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर से रिलेटेड होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और बहुत सारे फैक्टर्स से हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है। वो फैक्टर साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, और बहुत सारे दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति का बिहेवियर अफेक्ट हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर को ठीक तरीके से समझने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ओनली इंडिविजुअल बिहेवियर को ही स्टडी नहीं किया जाता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है। इंटरपर्सनल से यहाँ मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दूसरे लोगों के दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह के रिलेशन है, यानी किन्हीं दो लोगों के आपसी रिलेशन को भी स्टडी किया जा सकता है कि उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग कैसी है। वो लोग अगर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा लोगों को एक साथ काम करने के लिए दे दिया जाए तो क्या उनमें कोऑपरेशन रहेगा, क्या उन लोगों में कंपटीशन रहेगा, या फिर क्या वो सपोर्टिव होंगे उस काम को करने के लिए। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूज ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर में जनरली जो स्टडीज देखी जाती हैं वो परसेप्शन से रिलेटेड होती हैं, रोल एनालिसिस से रिलेटेड होती हैं, एटीट्यूड को स्टडी किया जा सकता है। थर्ड है ग्रुप बिहेवियर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और उन बहुत सारे लोगों का अगर हमें एक साथ बिहेवियर एनालिसिस करना है तो उसको हम ग्रुप बिहेवियर एनालिसिस बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जरिए ग्रुप बिहेवियर को भी मेजर किया जा सकता है या ग्रुप बिहेवियर का भी एनालिसिस किया जा सकता है कि वो ग्रुप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, क्या वहां पर उस ग्रुप का जो लीडर है वो एक इफेक्टिव लीडर है, या उनका मोराल किस तरीके का है, हाई मोराल है, लो मोराल है, या उन लोगों में मोटिवेशन लो लेवल का है, हाई लेवल का है, और उनका एटीट्यूड किस तरीके का है। इन सबको स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटर ग्रुप बिहेवियर। इसके अलावा किन्हीं दो ग्रुप के बीच में भी रिलेशनशिप को स्टडी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू। किन्हीं अलग अलग दो ग्रुप का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है, आपस में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है, या फिर किन्हीं दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ग्रुप के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है। एंड सेकंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी होता है, चाहे वो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं। और एक मैनेजर का काम होता है अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को बनाकर रखना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
का मेन काम होता है अपने एम्प्लॉइज के मोटिवेशन को इस तरीके से बनाकर रखना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। अगर एम्प्लॉइज का मोटिवेशन कम हो रहा है तो उनको कुछ इस तरह के रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना कि उनका मोटिवेशन बढ़ सके और वो अपना काम अच्छे से कर सकें। थर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है और कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन बेटर है, अगर हायर ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन करेगी। वहीं अगर कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण कैसा है, इस बात को भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है या वहाँ एम्प्लॉइज लो मोटिवेशन फील कर रहे हैं या उनका मोरल डाउन हो रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा डेवलप हो रहा है उन लोगों में या फिर उनको किसी तरह की रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, तो धीरे-धीरे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा और उनका वर्क एफिशिएंसी उतना अच्छे से नहीं आएगी। वो अपने पर्सनल गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बेटर बनाने अ, के लिए भी या ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको स्टडी करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूज़ किया जाता है। लीडरशिप। लीडरशिप को स्टडी करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम। लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे लीडर हैं, तो उस लीडर के अंडर काम करने वाले सभी लोग मोटिवेटेड रहेंगे और अपने गोल को सही टाइम पर और अच्छे से अचीव कर पाएँगे। वहीं अगर लीडर ही अच्छा नहीं है, तो बाकी लोग भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से हमें ये भी पता लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी चेंज की ज़रूरत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूज़ करके ये देखा जाए, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का लीडर अच्छा है? क्या वहाँ पर लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है? और अगर इस तरह की कोई भी कमी दिखाई देती है, तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन अ, कल्चर को चेंज किया जाए या ऑर्गेनाइजेशन के जिस भी एस्पेक्ट में या जिस फील्ड में कमी दिख रही है, उसमें चेंज करके उस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट को बेटर बनाने में हेल्प की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के यूज़ के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करके। थैंक यू।